सबसे पहले सुरक्षा के मोर्चे पर 23 फरवरी को गृह मंत्रालय ने प्रहार नाम की एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। जो भारत की पहली प्रोएक्टिव एंटी टेररिज्म नीति है। एकदम सही। और दूसरा बड़ा अपडेट पहचान और प्रशासन को लेकर है, जहां संविधान के अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल हो रहा है। जी, अनुच्छेद 3 के तहत केरला का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा भाषाई और सांस्कृतिक कदम है। और तीसरा अहम बिंदु हमारे बुनियादी ढांचे से जुड़ा है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भुवनेश्वर में अपना दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर सक्रिय कर दिया है। और आखिर में चौथा अपडेट कल्याण और समाज के क्षेत्र से है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत आने वाले 5 रेलवे स्टेशंस को ईट राइट स्टेशंस का दर्जा मिला है। इस सारांश को सुनकर एक बात तो साफ है कि आज का डेटा सिर्फ सतह पर तैरने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नीतियां और फैसले सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं, अपनी जड़ों को कैसे पहचानते हैं और आम नागरिकों के जीवन स्तर को कैसे सुधारते हैं। यही कारण है कि इस चर्चा का मुख्य मिशन इन सभी आंकड़ों का इस तरह से विश्लेषण करना है ताकि जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें कम से कम समय में पूरी जानकारी मिल सके, सटीक और बिना किसी उलझन वाली जानकारी। जी बिल्कुल। तो चले इसको खोल कर देखते हैं। कहां से शुरुआत करें? सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय बुनियादी ढांचे की। ठीक है। ब्रीफिंग में 23 फरवरी 2026 को लॉन्च हुई प्रहार नीति का जिक्र है, जिसे भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति बताया गया है। हाँ, लेकिन नीतियां तो पहले भी रही है ना? जी बिल्कुल रही हैं। तो मैं सोच रही थी कि इस प्रहार नीति में ऐसा क्या अलग है जो इसे इतना खास बनाता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रहार नीति पुरानी व्यवस्था में सिर्फ एक सुधार नहीं है। तो फिर क्या है? यह सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब पूरी तरह से एक नया नजरिया? बिल्कुल। हमारी जो पुरानी आतंकवादी विरोधी नीतियां थीं, उनका मुख्य ढांचा रिस्पॉन्स पोस्ट अटैक पर आधारित था। रिस्पॉन्स पोस्ट अटैक यानी हमले के बाद की कार्रवाई। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि पहले हमला होने दिया जाए या जब हमला हो जाए उसके बाद हमारी एजेंसियां जवाबी कार्रवाई करेंगी। ये तो एक तरह से बीमारी होने के बाद इलाज करने जैसा हुआ ना? एकदम सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन जो ये नई प्रहार नीति है, इसका पूरा जोर प्रोएक्टिव प्रिवेंशन पर है। प्रोएक्टिव प्रिवेंशन मतलब हमले का इंतजार ही नहीं करना है। बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। तो ये जमीन पर कैसे काम करेगा? प्रोएक्टिव प्रिवेंशन का मतलब है कि खतरे के पनपने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर देना। जैसे खुफिया जानकारी जुटाना, स्लीपर सेल्स को पहले ही बेअसर करना और किसी भी आतंकी साजिश को जमीन पर उतरने से पहले ही ध्वस्त कर देना। जी, एक राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में ये बदलाव दिखाता है कि अब सुरक्षा एजेंसियां रक्षात्मक मुद्रा से बाहर आ गई हैं और एक बेहद आक्रामक और सतर्क रुख अपना रही हैं। सही कहा। ये सुरक्षा के नजरिए से वाकई एक बहुत ही मजबूत संदेश है। बहुत मजबूत। और देखिए, जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं ना, हाँ, तो वो सिर्फ सीमाओं, सेना या आतंकवाद से लड़ने तक सीमित नहीं रहती है। बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे वित्तीय बुनियादी ढांचे से भी जुड़ा है, जिसे इस दस्तावेज में वित्तीय किला या फाइनेंशियल फोर्ट्रेस कहा गया है। सही बात है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला डेटा पॉइंट है आरबीआई के नए डेटा सेंटर वाला। जी, आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई ने भुवनेश्वर, ओडिशा में अपना नया और दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर शुरू किया है, जबकि पहला हब खारघर, महाराष्ट्र में पहले से ही मौजूद है। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक और डेटा सेंटर बना देने से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी? देखिए, ये सिर्फ एक और डेटा सेंटर नहीं है। अच्छा। इन दोनों सेंटर्स यानी खारघर और भुवनेश्वर के बीच जो तकनीक काम कर रही है उसे रिडंडेंसी लिंक कहा जाता है। रिडंडेंसी लिंक, इसका क्या मतलब होता है तकनीकी भाषा में? तकनीकी भाषा में रिडंडेंसी का मतलब होता है एक ऐसा बैकअप सिस्टम जो मुख्य सिस्टम के समानांतर चलता हो। दोनों एक साथ काम करते हैं। जी, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के वित्तीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को अधिकतम करना है। आप कल्पना कीजिए कि देश के पश्चिमी हिस्से में जहां अब खारघर हब है, वहां कोई बहुत बड़ा साइबर हमला होता है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिससे वहां का सर्वर डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये रिडंडेंसी लिंक क्या करेगा? ये लिंक ये सुनिश्चित करेगा कि उसी मिलीसेकंड में बिना किसी रुकावट के पूर्वी तट पर मौजूद भुवनेश्वर का सेंटर पूरा काम अपने कंधों पर ले ले। एकदम सही।
कोई देरी नहीं होगी। इस बात को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो हम सब डिजिटल पेमेंट या यूपीआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं आजकल। बिल्कुल, सुबह चाय पीने से लेकर बड़े बिल भरने तक। हाँ, और हम कभी नहीं सोचते कि जब हम बाजार में फोन से पेमेंट करते हैं तो उस एक सेकंड के पीछे कितनी बड़ी सुरक्षा प्रणाली काम कर रही होती है। वही, ये रिडंडेंसी लिंक असल में ये सुनिश्चित कर रहा है कि आम नागरिक का पैसा सुरक्षित रहे और देश का बैंकिंग सिस्टम एक एक सेकंड के लिए भी ठप न हो। जी, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन कभी रुकनी नहीं चाहिए। और भुवनेश्वर का ये नया डेटा सेंटर उसी धड़कन को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। तो सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के इस भारी विषय से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब प्रशासन वाले हिस्से पर आते हैं। जी, अब प्रशासन और पहचान से जुड़े डेटा की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा हमारे संवैधानिक बदलावों के बारे में है, जो केरल के नाम को लेकर हैं। हाँ, ताज़ा जानकारी ये है कि केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। एक राज्य का नाम बदलना कोई छोटी बात नहीं है। वही। इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, इसके पीछे का मूल तर्क सीधे तौर पर भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। राज्य की मुख्य भाषा मलयालम है। जी, और मलयालम में राज्य का नाम हमेशा से केरलम ही रहा है। तो केरल नाम कहाँ से आया? केरल नाम का चलन बाहर से आया, जो समय के साथ आधिकारिक हो गया। अच्छा, तो इसलिए ये बदलाव अपनी मलयालम भाषाई पहचान और अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों को फिर से अपनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। एकदम सही। और ये बदलाव महज एक घोषणा से नहीं हो रहा है। इसके लिए एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। जी, हमारी रिसर्च बताती है कि ये बदलाव संविधान के अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 के तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को ये विशेष शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या उसका नाम भी बदल सकती है। और ये दिखाता है कि भारत का संविधान कितना लचीला है, जो राज्यों को उनकी सांस्कृतिक पहचान वापस पाने के लिए एक लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ता प्रदान करता है। सही बात है। अब प्रशासन और ऐतिहासिक बदलावों की बात हो ही रही है तो राजकोषीय विरासत यानी फिस्कल लेगेसी से जुड़े एक दिलचस्प डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। वो 24 फरवरी वाले डेटा की बात कर रही हैं आप? जी है, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया है। हमारे नोट्स में 1944 से लेकर 2026 तक के 82 वर्षों के एक ऐतिहासिक ढांचे का जिक्र है। 82 साल, ये बहुत लंबा समय है। बिल्कुल, 1944 वो साल था जब सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट स्थापित हुआ था। और ये बहुत मायने रखता है क्योंकि 1944 में यानी आजादी से पहले जो नींव रखी गई थी, उसी के स्मरण में ये 24 फरवरी का दिन मनाया जाता है। जी, और ये 82 साल ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश के अप्रत्यक्ष कर या कहें कि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम ने समय के साथ खुद को विकसित किया है। मतलब राजस्व जुटाने की जो प्रणाली कभी नमक और कुछ बुनियादी चीजों पर टैक्स लगाने से शुरू हुई थी, वो आज एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। बिल्कुल, और इसी प्रशासनिक ढांचे को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, यानी जमीनी स्तर पर। हाँ, क्योंकि असली गवर्नेंस वही है जो जमीनी स्तर तक पहुंचे। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ग्रासरूट्स गवर्नेंस के तहत हमारे पास पेसा महोत्सव 2025 का डेटा है। पेसा यानी PESA। जी, ये एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। और इस महोत्सव का मुख्य आधार दिलीप भूरिया समिति की सिफारिशें हैं। हाँ, पेसा, जिसका पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देश में कुछ ऐसे आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां सामान्य पंचायती राज कानून सीधे लागू नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं होती हैं। एकदम सही। और यहीं पर दिलीप भूरिया समिति की भूमिका अहम हो जाती है। तो इस समिति ने क्या किया था? इस समिति ने ही उन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार की रूपरेखा तैयार की थी, ताकि आदिवासी समुदायों को उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकार मिल सकें। जी, और वे अपने रीति रिवाजों के हिसाब से स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस कर सकें। तो विशाखापट्टनम में हो रहा ये पेसा महोत्सव इसी जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने का एक मंच है। हाँ, और अब तक जो हासिल हुआ है उसकी समीक्षा करने का भी एक बहुत बड़ा मंच है।
ये सचमुच बहुत प्रेरणादायक है कि नीतियां सिर्फ राजधानी के कमरों में नहीं बनती, बल्कि वे देश के सबसे दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल। अब हम अपनी चर्चा के तीसरे प्रमुख हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो कल्याण और समाज से जुड़ा है। जी, समाज के कल्याण, संस्कृति और वैश्विक प्रगति पर केंद्रित है यह हिस्सा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जिससे इस चर्चा को सुनने वाला हर इंसान खुद को जोड़ सकता है। वो क्या है? ट्रेन में सफर करते हुए खाने की क्वालिटी पर शक किया है। जाहिर है। तो इसी रोजमर्रा की परेशानी को दूर करने के लिए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों का डेटा हमारे सामने है। FSSAI जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। जी, और ये 2006 के फूड सेफ्टी एक्ट के तहत काम करता है। और इनकी जो टैगलाइन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, राइट फूड बेटर लाइफ, यानी सही भोजन बेहतर जीवन। और इसी लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत नए सर्टिफिकेशन दिए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये बहुत अहम है कि पूर्वोत्तर भारत के रेलवे स्टेशनों को इस मानक पर खरा उतरने के लिए चुना जा रहा है। जी, हमारे पास उन 5 स्टेशनों की पूरी सूची है जिन्हें प्रमाणित किया गया है। जरा बताएंगे वो कौन से हैं? हाँ, पहला स्टेशन है नागालैंड का दीमापुर। दीमापुर। दूसरा है पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार। तीसरा असम का कोकराझार। जी, चौथा भी असम से ही है, गोकुलगंज। और पांचवा है पश्चिम बंगाल का न्यूमाल स्टेशन। गोकुलगंज और न्यूमाल। जी, इन सभी 5 स्टेशनों को आधिकारिक तौर पर ईट राइट स्टेशंस का नाम दिया गया है। ये कल्याण का एक बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी उदाहरण है। बिल्कुल, क्योंकि यात्रा के दौरान साफ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलना ये कोई विलासिता नहीं है। नहीं, ये तो हर यात्री का अधिकार है। एकदम सही। और पूर्वोत्तर भारत के इन 5 स्टेशनों को ये सर्टिफिकेशन मिलना इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य मानकों और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अब सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैल रहा है। जी। अब पोषण की बात हो गई तो जरा संस्कृति और उत्सव की ओर रुख करते। हाँ, मेघालय वाले फेस्टिवल की बात करें। जी, मेघालय में होने वाले 100 ड्रम्स वांगला फेस्टिवल को लेकर कुछ बहुत ही खूबसूरत जानकारियां सामने आई हैं, जिसे पहाड़ियों की लय या रिदम ऑफ द हिल्स कहा जा रहा है। वांगला फेस्टिवल मुख्य रूप से एक फसल उत्सव है ना? हाँ, ये मुख्य रूप से फसल उत्सव ही है। देखिए, कृषि पर आधारित समाजों में जब फसल कटकर घर आती है तो वो सिर्फ आर्थिक खुशी का मौका नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो प्रकृति और देवताओं को धन्यवाद देने का समय होता है। और इस त्योहार में 100 ड्रम एक साथ बजते हैं, जो सच में एक अद्भुत सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बनाते हैं। आधुनिकता की इस तेज दौड़ में जहां हम अति आधुनिक डेटा सेंटर्स और एंटी टेरर नीतियों की बात कर रहे हैं, वहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत को इस तरह सहेजना भारत की विविधता को और भी गहरा बढ़ाता है। बिल्कुल, लेकिन ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। हाँ, इसमें वैश्विक परिदृश्य भी शामिल है। जी, अब अगर हम वैश्विक परिदृश्य पर आएं तो वैश्विक जवाबदेही यानी ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा एक बहुत ही अहम डेटा है 11वां COSP सम्मेलन। जी, 11वां COSP मध्य पूर्व में आयोजित हो रहा है, और सटीक तौर पर कहें तो ये मध्य पूर्व के नक्शे में सऊदी अरब वाले हिस्से में है। यहाँ COSP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज। और ये सम्मेलन मुख्य रूप से किस बारे में है? ये मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन को लेकर है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। जी, क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार कोई स्थानीय समस्या नहीं है। हाँ, ये एक वैश्विक बीमारी है जो विकासशील और विकसित दोनों तरह के देशों को अंदर से खोखला करती है। तो मध्य पूर्व में हो रहा ये 11वां सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन या इंटरनेशनल कंप्लायंस, जी, उसे तय करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोड माना जा रहा है। बिल्कुल। वैश्विक मोर्चे पर ही एक और खबर है जो सामाजिक प्रगति के विषय को छूती है। वो नीदरलैंड वाली खबर। हाँ, और निष्पक्षता के नियम का पालन करते हुए अगर हम इस खबर को पूरी तरह से एक तथ्य के रूप में देखें तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने पुरुष साथी के साथ सगाई की घोषणा की है। कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ब्रीफिंग में इस तरह की सामाजिक खबर को दर्ज करने का एक खास कारण होता है। वो क्या है? ये घटनाक्रम LGBTQ+ अधिकारों पर एक प्रगतिशील रुख को उजागर करता है। मतलब जब किसी देश के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसा होता है तो वो वैश्विक समाज के लिए एक आधुनिक मिसाल कायम करता है। जी, ये दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक बदलावों को किस तरह स्वीकार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है।
तो हमने आज बहुत सारे अलग अलग विषयों को छुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक सामाजिक प्रगति तक। जी, इस 25 फरवरी की रणनीतिक ब्रीफिंग में वाकई बहुत कुछ था। बहुत गहरा डेटा था। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो आइए उन मुख्य कड़ियों को एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ताकि सारी जानकारी पुख्ता हो जाए। जी, ये क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जानकारी इतनी विस्तृत हो तो एक त्वरित पुनरावृत्ति चीजों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। एकदम सही। तो सबसे पहले हमने प्रहार सिद्धांत के बारे में जाना। 23 फरवरी को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुई नीति, जी, जो भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति है और ये हमले के बाद जवाब देने के बजाय प्रोएक्टिव रोकथाम पर अपना पूरा जोर लगाती है। फिर हमने वित्तीय बुनियादी ढांचे की बात की, जहां आरबीआई ने भुवनेश्वर में अपना दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर खोला है, जो खारघर वाले पहले हब के साथ एक रिडंडेंसी लिंक से जुड़ा है, ताकि देश का वित्तीय डेटा हमेशा सुरक्षित रहे। और इसके बाद हमने संवैधानिक और भाषाई पहचान के मुद्दे को समझा। बिल्कुल, अनुच्छेद 3 के तहत अपनी मलयालम भाषाई पहचान को दर्शाने के लिए कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राजकोषीय विरासत के मोर्चे पर हमने देखा कि 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया, जो 1944 के सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट के 82 साल पूरे होने का स्मरण कराता है। फिर जमीनी प्रशासन के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है, जो दिलीप भूरिया समिति की सिफारिशों पर आधारित है और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार पर केंद्रित है। और फिर हमने कल्याण और संस्कृति के पहलुओं पर गौर किया। जी, FSSAI मानकों के तहत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 5 स्टेशनों दीमापुर, अलीपुरद्वार, कोकराझार, गोकुलगंज और न्यू माल, जी, इन 5 को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणित दर्जा मिला है। संस्कृति के लिए हमने मेघालय के 100 ड्रम्स वांगला फेस्टिवल की बात की, जो एक प्रमुख फसल उत्सव है। और अंत में वैश्विक खबरों में हमने जाना कि 11वां संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन COSP, जी, वो मध्य पूर्व में हो रहा है, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की सगाई की खबर ने LGBTQ+ अधिकारों की दिशा में एक आधुनिक मिसाल पेश की है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। कैसा सवाल? देखिए, एक तरफ हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद आक्रामक और आधुनिक प्रहार नीति अपना रहे हैं, आरबीआई के जरिए अभेद्य तकनीकी किले बना रहे हैं और वैश्विक स्तर पर नए सामाजिक और भ्रष्टाचार विरोधी बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। सही बात है। लेकिन ठीक उसी समय हम अनुच्छेद 3 का उपयोग करके अपनी प्राचीन भाषाई पहचान केरलम की तरफ लौट रहे हैं, जी, और पेसा महोत्सव के जरिए अपनी सबसे पुरानी आदिवासी जड़ों और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। तो विरोधाभास कहाँ है? सोचने वाली बात यह है कि जब कोई देश इतनी तेजी से बदलता है, मतलब अति आधुनिक तकनीक और अपनी सबसे गहरी ऐतिहासिक जड़ों को एक साथ लेकर चलता है, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारी शिक्षा प्रणाली इन दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य का भारत वही है जो इस आधुनिकता और प्राचीनता के संगम को सबसे बेहतर तरीके से साध पाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, तकनीक और परंपरा का ये संतुलन ही शायद हमारी आने वाली दिशा तय करेगा। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। हम इस अंतिम विचार को यही छोड़ते हैं, ताकि जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे इन दस्तावेजों से निकली इस जानकारी पर खुद विचार कर सकें और अपनी समझ को एक नया आयाम दे सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।